नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अमूमन बहुत सारे अनसुलझे कत्ल के केस के बारे में ये कहा जाता है कि अगर मरने वाला जिंदा होता तो पक्का कातिल का नाम बता देता, पर कई बार ऐसा नहीं होता है। पटना की एक नामचीन मॉडल और मिसेस बिहार की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, मगर मौत से पहले वो करीब 5 दिनों तक अस्पताल में जिंदा रहती है। इस दौरान पुलिस वाले उसके पास कई बार जाते हैं, उसका बयान दर्ज करते हैं, लेकिन फिर भी वो कातिल का नाम नहीं बता पाती। 5 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस को उसके कातिल को ढूंढना था। आखिरकार पुलिस को कातिल मिल भी जाता है, लेकिन जिसे वो कातिल समझ रही थी, दरअसल असली कातिल उसके पीछे था। अक्टूबर रात 9:25 राजीव नगर, पटना। ये नवरात्रि का 7वां दिन था। पटना की नामचीन मॉडल और मिसेस बिहार पीजेंट की सेकंड रनर अप मोना राय रात को पासी के मंदिर से पूजा कर घर लौट रही थी। अभी उन्होंने अपने घर के बाहर स्कूटी रोकी ही थी कि अचानक पीछे से आए कातिलों ने उन पर फायर झोंक दिया। उन्हें पीछे से एक के बाद एक कई गोलियां मारी गई और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बाइक से आए हमलावर अपना काम पूरा कर फरार हो चुके थे। हमलावरों ने जब मोना राय को गोली मारी तब उनके साथ उनकी छोटी सी बेटी भी मौजूद थी, जो मोना के साथ ही मंदिर गई थी, और इस हमले में वो बच्ची बाल बाल बच गई। आनन फानन में घर वालों और पड़ोसियों ने मोना को उठाकर अस्पताल भिजवाया, जहां पूरे 5 दिनों तक वो मौत से 2-2 हाथ करती रही, लेकिन आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। इस बीच मोना कई बार होश में आई और कई बार उसकी डॉक्टरों से लेकर पुलिस वालों तक से बातें हुई, लेकिन अपने जीते जी मोना ने एक बार भी खुद पर हुए हमले को लेकर किसी पर कोई शक नहीं जताया, बल्कि मोना बार बार इसी बात पर जोर देती रही कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसे में पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर दी, मामले की छानबीन भी शुरू कर दी, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद वो इस मामले की तफ्तीश में आगे नहीं बढ़ पा रही थी। हालांकि पुलिस को इस बात का पूरा यकीन था कि जिस तरह कातिलों ने मोना पर घात लगाकर हमला किया है, उसके पीछे दुश्मनी के सिवाय कोई दूसरी वजह हो ही नहीं सकती। कम से कम इसे लूटपाट या ऐसी ही कोई दूसरी घटना से जोड़कर नहीं देखा जा सकता था। तमाम पहलुओं की पड़ताल करने के बाद पुलिस इस शुरुआती नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि यह मामला मिस्टेकन आइडेंटिटी यानी धोखे में किए गए कत्ल का भी नहीं था, क्योंकि मोना पर जिस तरह से हमला हुआ वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि मोना पर फायरिंग कोई आनन फानन में नहीं हुई, बल्कि कातिलों ने वार करने से पहले बाकायदा मोना की और उसके घर की रेकी की थी, उसका इंतजार किया था, और जब उन्हें इस बात का इत्मीनान हो गया कि यही वार करने का सबसे सही वक्त है, तभी उन्होंने मोना पर गोली चलाई। लेकिन चूंकि मोना बगैर अपने कातिलों का कोई सुराग दिए इस दुनिया से दूर चली गई, पुलिस ने उसकी जिंदगी में झांक कर इस वारदात के गुनहगारों तक पहुंचने का फैसला किया। इस कोशिश में उसने सबसे पहले मोना के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई, और इत्तेफाक से कॉल डिटेल्स निकलवाते ही पुलिस को इस मामले का पहला सुराग मिलने की उम्मीद बंध गई। असल में मोना का मोबाइल फोन ये बता रहा था कि वो अपने पति के अलावा भी किसी और शख्स से दिन में कई बार घंटों लंबी बातें किया करती थी। अब सवाल यह था कि आखिर कौन था ये शख्स, उसका मोना से क्या रिश्ता था, मोना शादीशुदा होने के बावजूद इस शख्स से आखिर इतनी बातें क्यों करती थी। कहीं इस कत्ल में इसी संदिग्ध शख्स का कोई रोल तो नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मोना से पीछा छुड़ाना चाहता था। अगर हां तो क्यों?
क्या मोना के पति को अपनी बीवी के किसी और शख्स से इतनी लंबी बातें करने की खबर थी? अगर हां, तो क्या मोना के पति ने कभी उसे ऐसा करने से रोका नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कत्ल में मोना के किसी करीबी या फिर उसके पति का ही हाथ था? कुल मिलाकर पुलिस के पास अनगिनत सवाल थे और जवाब किसी का नहीं था। और तब पुलिस ने उस शख्स को ढूंढ निकाला जिससे मोना लंबी बातें किया करती थी। ये पटना का ही एक नामचीन कारोबारी और बिल्डर था, राजू बिल्डर। पुलिस को उम्मीद थी कि फुलवारी शरीफ के रहने वाले राजू से पूछताछ करने पर इस मामले का कोई ना कोई ऐसा सुराग जरूर मिलेगा जिससे इसे सुलझाने में आसानी हो जाएगी। अब पुलिस ने राजू से पूछताछ शुरू की, लेकिन एक के बाद एक कई रोज गुजर गए, मगर पुलिस को राजू से पूछताछ का रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ। राजू ने ये तो माना कि उसकी मोना से गहरी दोस्ती थी और दोनों एक दूसरे से लंबी बातें किया करते थे, लेकिन उसके कत्ल से जुड़े हर सवाल का जवाब राजू ने ना में ही दिया। यानी राजू से लंबी पूछताछ करने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली रहे। और तब पुलिस ने राजू के घर की तलाशी लेने का फैसला किया, क्योंकि उसे लग रहा था कि राजू से पूछताछ में बेशक उसे इस कत्ल का कोई सुराग न मिला हो, लेकिन इस कत्ल का कोई ना कोई ताल्लुक राजू और मोना के रिश्तों से जरूर है। तो आखिर मोना की हत्या किसने की थी? दरअसल ये बात तो साफ हो गई थी कि मोना के राजू से रिश्ते थे और इसकी बाकायदा कॉल डिटेल रिकॉर्ड पुलिस के पास थी, जिससे साफ हो गया था कि दोनों के बीच कई बार काफी देर बातचीत होती थी। लेकिन सवाल वही था कि आखिर हत्यारा कौन? जांच में यह बात साफ हो गई थी कि राजू का इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर यह हत्या किसने कराई थी? यह सवाल पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। राजू के घर की तलाशी लेने पर इस मामले में एक और नया ट्विस्ट आ गया। पुलिस को राजू के घर से शराब की बोतलें मिली। बिहार में शराबबंदी है, यानी शराब पीने और पिलाने पर रोक है। ऐसे में राजू बिल्डर के घर से शराब मिलने पर पुलिस को उस पर शिकंजा कसने का एक मौका मिल गया। पुलिस ने उसे नाजायज तरीके से शराब रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि पुलिस ने राजू बिल्डर के इर्द गिर्द अपनी तफ्तीश जारी रखी। पुलिस को पता चला कि राजू और मोना का रिश्ता 10 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसके बारे में दोनों के परिवार वालों को भी खबर थी। हाल ही में राजू ने मोना को एक प्लॉट भी गिफ्ट में दिया था। अनीता देवी और मोना राय शादीशुदा औरत थी। इनका 2 बच्चा भी है, पति भी है। पति काम करता है बोरिंग रोड के आसपास कहीं पे। इनका पिछले 9 साल से संबंध था एक राजू नाम का लैंड ब्रोकर है, जो कि फुलवारी शरीफ में रहता है। पहले मोना देवी भी वहीं रहती थी, तो वहीं अगल बगल में रहने के कारण उन दोनों की नजदीकियां आपस में बढ़ी थी। धीरे धीरे पहले वो सिर्फ संबंध था जो चला आ रहा था इनके घर वालों को, मोना राय के घर वालों को और राजू ब्रोकर के घर वालों को, दोनों के संबंध के बारे में पता था। इसी बीच पुलिस को राजू बिल्डर के नजदीकी लोगों की पड़ताल करते हुए एक ऐसे शख्स का पता चला जो पेशे से शूटर यानी क्रिमिनल था। अब पुलिस ने बगैर देर किए आरा से भीम यादव नाम के इस शूटर को धर दबोचा। असल में पुलिस ने भीम नाम के इस शूटर को पकड़ने के लिए टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली। पुलिस ने राजीव नगर में कत्ल वाली जगह और उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज के अलावा वारदात के वक्त उस इलाके में एक्टिव मोबाइल फोन्स के नंबर का भी पता किया और उसकी जांच की। और इसी कोशिश में पुलिस को शूटर भीम यादव के बारे में पता चला और जैसा कि पुलिस को शक था, मामला ठीक वैसा ही निकला। पूछताछ में पहले तो भीम ने पुलिस को बरगलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर जल्द ही उसने मान लिया कि वो मोना राय के कत्ल में शामिल है। भीम असल में उन शूटरों में शामिल था जिन्होंने 12 अक्टूबर को मोना राय को गोली मारी थी। अब पटना पुलिस को इस हाई प्रोफाइल कत्ल का एक अहम सिरा मिल चुका था, लेकिन कत्ल के मास्टरमाइंड तक पहुंचना अभी बाकी था। और तब पूछताछ में भीम ने पुलिस को जो कुछ बताया, उसका शक पुलिस को पहले से ही था। मोना के कत्ल की सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद राजू बिल्डर की पत्नी ने दी थी। तो साफ हो गया था कि ये कहानी रिश्तों के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। दरअसल इस मामले में पुलिस को मास्टरमाइंड का पता चल चुका था। पुलिस ने शुरुआत में शूटर भीम को गिरफ्तार किया और उसने मास्टरमाइंड यानी राजू की पत्नी के नाम का खुलासा किया।
उसने बताया कि राजू की पत्नी ने ही उसे हत्या की सुपारी दी थी। और आखिरकार पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर जांच शुरू की और अब इस मामले में उसकी पत्नी की तलाश की जा रही है। असल में राजू की पत्नी अपने पति के मोना से बढ़ते नजदीकियों को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान थी। वैसे तो ये रिश्ता सालों से चला आ रहा था, लेकिन जब राजू की पत्नी को पता चला कि उसके पति ने अपनी फ्रेंड मोना को गिफ्ट में जमीन का एक महंगा प्लॉट दे दिया है, तो फिर उससे रहा नहीं गया। उसने अपने जानकार भीम सिंह को बुलाकर मोना राय के कत्ल की सुपारी दे डाली। सुपारी पूरे 5 लाख रुपए की दी गई और एडवांस के तौर पर भीम और उसके साथियों को 70,000 रुपए की राशि दी गई। इसके बाद कई रोज गुजर गए और राजू की पत्नी मोना के कत्ल के लिए शूटर्स पर दबाव बनाने लगी और तब आखिरकार शूटर्स ने 12 अक्टूबर को मोना को गोली मार दी। दबाव बनाने लगे कि तुम लोग काम करो, और ये लोग काम नहीं कर पा रहे थे, किसी कारण बस टाइम नहीं मिल पा रहा था, जो भी हो रहा था। तो दबाव बनाते 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 फिर सतमी के दिन इन लोगों ने कहा कि हम आज काम कर देंगे। उस दिन शाम को आए और महिला जैसे ही पूजा कर वापस लौट रही थी, ये लोग पहले से रेकी करके रखे थे। जैसे ही वो आई गोली चला दी गई, जिससे महिला को लग गई थी। महिला उस समय घायल हुई थी, तदुपरांत उसकी मृत्यु हो गई। कातिलों की गोली मोना के जिस्म के निचले हिस्से में लगी थी। गोलियों से उसका लिवर डैमेज हो गया। पहले उसके लिवर ने और फिर जिस्म के दूसरे हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया और आखिरकार 17 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस मामले को पुलिस ने कागजों पर तो सुलझा लिया है। मामले के एक शूटर को गिरफ्तार करने के साथ साथ पुलिस ने इसकी साजिश का भी खुलासा कर दिया है। लेकिन सच्चाई यही है कि कत्ल की मास्टरमाइंड राजू बिल्डर की बीवी और कुछ दूसरे रिश्तेदार और बाकी के शूटर्स अब भी फरार हैं। पटना से सुजीत गुप्ता और रोहित सिंह के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। जिसे पुलिस असली कातिल मान रही थी, वो शराब रखने के जुर्म में फिलहाल जेल में है, जबकि सुपारी देने वाली उसकी पत्नी फरार। एक छोटा सा ब्रेक, वारदात में कहानी आगे जारी है। आपको यूपी का मधुमिता शुक्ला हत्याकांड याद होगा, वही हत्याकांड जिसमें अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी ने सुपारी दी थी। हालांकि शुरुआत में गिरफ्तार अमरमणि त्रिपाठी हुए थे। इस मामले में भी बिल्डर की पत्नी ने सुपारी दी थी। अब आइए आरती से मोना बनने की पूरी कहानी समझते हैं कि आखिर मोना और इस बिल्डर के बीच क्या रिश्ता था और मोना की जान क्यों गई। राजू बिल्डर की बीवी को मोना से अपने पति के रिश्तों की खबर थी, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि मोना के चलते एक तरफ तो उसका पति उससे दूर होता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मोना पर वो अपनी कमाई लुटाने लगा है। और तब उसने मोना के कत्ल का फैसला कर लिया। अब आइए मोना के अनीता देवी से मोना राय बनने के सफर पर एक नजर डालते हैं। मोना राय का असली नाम अनीता देवी है। वो मूल रूप से बिहार के रोहतास जिले की विक्रमगंज की रहने वाली थी। अनीता बचपन से ही खूबसूरत और हंसमुख स्वभाव की थी, इसीलिए वो पढ़ाई के दौरान भी हर प्रोग्राम में शामिल होती रही। सोशल मीडिया पर वो अपने फोटो शूट और वीडियो बनाकर अपलोड करने लगी और इस तरह वो सुर्खियों में आने लगी। देखते ही तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।